हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल या सिंपली आप फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कार्बन फ्री रेडिकल भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हो जाएगा ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रीवियस क्लासेस के जैसे ही सबसे पहले हम लोग एल्काइल फ्री रेडिकल के बारे में समझ लेते हैं। तो एल्काइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कार्बन अपने पास रहा, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये इसका हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हो गया इसका। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एल्काइल फ्री रेडिकल का, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स है हमारे पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाता है sp2, मतलब ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर हो जाता है अपने पास ट्राइगोनल प्लानर हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर अपने पास ट्राइगोनल प्लानर हो गया, प्लानर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्म कब होगा, किस वे में फॉर्म होगा, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं ये टर्म HELPR, हेल्पर। हेल्पर इसका मतलब क्या है, H स्टैंड कर रहा है हीट के लिए, E स्टैंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, L स्टैंड्स फॉर लाइट। ठीक है, तो बहुत बार लाइट के लिए एग्जाम में अपने पास HNU भी लिखा रहेगा या फिर UV लाइट लिखा रहता है वहाँ पे। फिर P क्या है यहाँ पे, P हमारे पास पेरोक्साइड है, या फिर PR आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, PR हमारे पास पेरोक्साइड के लिए हो गया। तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या फिर पेरोक्साइड, ये चारों केसेस जहां पे रहे वहां पे क्या होगा, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो वहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा जहां भी हेल्पर अपने पास रहा उस केस में। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग स्टेबिलिटी में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन आने से, क्योंकि इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे तो उससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन कौन से डोनेटिंग इफेक्ट हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय किससे स्टेबलाइज्ड होता है, प्लस आई इफेक्ट से होगा, प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये तीनों फैक्टर्स ही जहां पे रहेंगे वहां इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और रेजोनेंस आपको है ही पता, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए तो वहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस हो सकता है। तो मोर और लेस कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था हमारे पास फ्री रेडिकल में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम मिलेगा और रीजन्स भी उनके सेम होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ले लेते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, देन इथाइल फ्री रेडिकल ले लेते हैं, देन हम लोग सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल ले लेंगे, ये सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल, एंड देन हम लोग 3 डिग्री फ्री रेडिकल ले लेंगे। तो ये हमारे पास टर्शरी फ्री रेडिकल हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल था, ये आपके पास 1 डिग्री और प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और ये हमारे पास टर्शरी फ्री रेडिकल है। तो टर्शरी में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 9 है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए 3 ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी में अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, 2 आई इफेक्ट ग्रुप्स हैं, प्राइमरी में अपने पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है और एक इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप है,
मिथाइल में ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका सिंपली हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। तो कार्बोकैटायन का जैसा स्टेबिलिटी ऑर्डर था, सिमिलर स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे भी हमारे पास मिल रहा है। और जैसे वहाँ पे हम लोग एलाइल और बेंजाइल के बारे में बातें करते थे, यहाँ भी सेम एलाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल भी हो जाएगा और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो एलाइल वाले में अगर आप जाएं तो ये आपका एलाइल फ्री रेडिकल हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा कुछ बन जाएगा अपने पास, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। सेम अगर हम लोग बेंजाइल देख लें तो बेंजाइल का भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये होमोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे हेट्रोलिसिस नहीं है, ये होमोलिसिस है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये इक्वली ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारे पास फ्री रेडिकल है तो यहाँ होमोलिसिस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बोकैटायन कार्बन आयन में हमारे पास हेट्रोलिसिस हो रहा था, तो ये होमोलिसिस का केस है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारे पास वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया अपना CH2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड। ऐसे ही स्ट्रक्चर आगे भी चले जाएंगे, ये इधर ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। हाफ हेडेड एरो हमारे पास दो रहेंगे क्योंकि यहाँ पर होमोलिसिस हो रहा है। तो एलाइल फ्री रेडिकल और बेंजाइल फ्री रेडिकल दोनों ही क्या हो गए, ये दोनों ही हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गए हमारे। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है कार्बन फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट। तो जहाँ भी कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा हो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सिंपली हम लोग इसमें में निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो क्यों बन रहा है वहाँ पे।